हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज गद्य भाग चैप्टर 6 हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का अध्ययन करेंगे। ये प्रेमचंद के फटे जूते ये निबंध है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे हम। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए मतलब हायर एजुकेशन करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगी, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, और तभी से ये जैसे देश आज़ाद हुआ और ये अपना लेखन कार्य भी स्वतंत्र रूप से करने लगी थी। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। ये इनकी मुख्य पत्रिका है हरिशंकर परसाई की। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये जीके के क्वेश्चन में भी आता है। जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई, मतलब साहित्य के क्षेत्र में जहाँ हिंदी में साहित्य की रचना होती थी उस संसार में इस पत्रिका को काफी प्रशंसा मिली। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में, मतलब कटाक्ष करने में, व्यंगकार है ये, में उनका नाम अग्रणी है। मतलब ये सबसे आगे, इन्होंने अधिकतर लेख व्यंग ही लिखे। इन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक ही है। ये एक श्रेष्ठतम व्यंग्यकार थे। उनकी जो व्यंग रचनाएं केवल वो पाठकों को हंसाने के लिए नहीं होती थी, वे उनके माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियां होती थी उन पर भी चोट करती थी। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे, ये कहानियां हैं दोनों। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है परसाई जी के। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये निबंध है, निबंध संग्रह ये। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह है। मतलब ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं, जिनमें कहानी, उपन्यास, निबंध, व्यंग सब कुछ आ गए। अब इनके साहित्य की विशेषताएं पढ़ेंगे कि मतलब इनके साहित्य जो भी ये लेखन लिखते हैं उनमें इनका मुख्य विषय क्या होता है। तो देखिए, भारतीय जीवन के पाखंड यानी दिखावा, दिखावटी, आडंबर, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, मतलब अंदर जो हमारे विरोध चलता रहता है अंदर मन में, वो बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। इनके जो भी लेखन है वो हमारे समाज में, देश में परिवर्तन लाने के लिए मतलब परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग, मतलब इनके जो व्यंग होते हैं वो हास्य भी होते हैं और आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, और किसी के आदर्श भी होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। मानकों यानी उनके मतलब मापदंड का, उनके मूल्यों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो भी लेख लिखते हैं इनकी भाषा बिल्कुल सीधी सरल होती है, घुमावदार, मुहावरेदार ऐसी कोई भाषा नहीं होती है। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण, पर जो ये रचना करते हैं इनकी साहित्य की, उनका एक अलग ही अंदाज होता है, एक अनूठा होता है, के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मतलब इनकी भाषा की वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए इस निबंध के बारे में जो इनका है प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है या क्या अध्ययन करेंगे उसका सार संक्षेप यहाँ लिखा गया है।
प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में, ये निबंध है। परसाई जी इसके लेखक है। ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व, प्रेमचंद भी एक महान साहित्यकार, महान लेखककार के रूप में उभर कर हमारे सामने आए थे। तो उनके व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी यानी उनके अंदर और बाहर के भेद की सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए, मतलब उसको विस्तार से उसको जांच परख कर उसका वर्णन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता यानी अवसर पर जैसा अवसर होता है उसके हिसाब से अपने आप को डाल लेना, ये अवसरवादिता पर व्यंग किया है कि जो वर्तमान में ये दिखावे की आदतें लोगों में बढ़ रही है और अवसर के अनुसार लोगों के अंदर दिखावा और ये मतलब अपने आप को परिवर्तन करने की जो आदत पड़ रही है उस पर इन्होंने एक करारा व्यंग किया है हरिशंकर परसाई जी ने। देखिए आप, प्रेमचंद के फटे जूते, ये इस निबंध का नाम है और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जो है वो प्रेमचंद की एक तस्वीर में मतलब के सामने खड़े हैं, प्रेमचंद की एक तस्वीर के सामने खड़े हैं और उसमें प्रेमचंद की पत्नी और प्रेमचंद दोनों की फोटो है। मतलब हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की एक फोटो के सामने खड़े हैं और मतलब वो सोचते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब उस फोटो को देखकर प्रेमचंद के ये विचार आ रहे हैं और वो अपने इस निबंध में उसको लिख रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, मतलब प्रेमचंद ने पहन रखी है उस फोटो में, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी पर चिपकी है मतलब कान के पीछे तक चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई है पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। मतलब ये प्रेमचंद का रेखा चित्र है। उस फोटो में प्रेमचंद किस प्रकार मतलब कैसे नजर आ रहे हैं, तो हरिशंकर परसाई प्रेमचंद की फोटो के सामने खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे हैं कि उस फोटो में प्रेमचंद और प्रेमचंद की पत्नी की फोटो उनके सामने है और उस फोटो में प्रेमचंद कैसे नजर आ रहे हैं। मतलब उनके गालों की हड्डियां उभर उभर कर बाहर आ रही है और उनके सिर पर एक गांधी टोपी लगी हुई है और पैरों में कैनवास के फटे हुए जूते हैं। ठीक है, तो देखिए पांवों में कैनवास के जूते हैं। कैनवास यानी एक मोटा कपड़ा आता है, कड़क कपड़ा, उसके जूते हैं। उस तस्वीर के अंदर प्रेमचंद ने पहन रखे हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए, मतलब उन जूते की जो डोरियां होती है बांधने की वो मतलब बेतरीके से किसी भी तरीके से उसको बेढंग तरीके से उसको बांध रखी है। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। मतलब वो डोरियां भी लापरवाही से बांध रखी है और उसके जो डोरियों के जो मुंह होते हैं दोनों तरफ के, ये लोहे के छोटे छोटे से, ये भी बाहर निकल जाते हैं और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। ये सब उनके जूतों में नजर आ रहा है उस फोटो के अंदर और ये सब हरिशंकर परसाई जी देख रहे हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। मतलब ये सब उस फोटो में हो रहा है कि उनका एक पांव का जूता तो ठीक है लेकिन दूसरे पांव का जूता फट रहा है तो उसमें से एक उंगली बाहर आ रही है। कुल मिलाके उनका ये रेखा चित्र है, प्रेमचंद का रेखा चित्र उस फोटो में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद के रेखा चित्र मतलब हरिशंकर परसाई के अनुसार हरिशंकर परसाई के निबंध प्रेमचंद के फटे जूते के अनुसार प्रेमचंद के रेखा चित्र का वर्णन कीजिए। तो आप उसमें ये सब लिखेंगे कि उनके सिर पर गांधी टोपी थी और कुर्ता धोती पहने थे और उनके गालों की हड्डियां बाहर निकल रही थी और ये चेहरे पर मूछे और कैनवास के जूते और बेढंग तरीके से डोरे बांध रखे थे और एक जूता अच्छा था, दूसरा जूता फटा हुआ था
और उसमें बड़ा छेद हो गया था, ये सब इस प्रकार का आप उस रेखा चित्र में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेडी होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब परसाई जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, मतलब उस फटे हुए जूते पर। वो तस्वीर के ही सामने खड़े हैं। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वो उस फोटो में देखकर ये सोच रहे हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मतलब वो लेखक के बारे में बता रहे हैं कि भाई फोटो खिंचाते समय अगर इनके कपड़ों का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचा कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परसाई जी जानते थे उनके बारे में। और लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पूर्वज हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी ख्याल नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रेडी होता है कि लेखक की नजर किसके जूते पर अटक गई। तो लेखक की नजर प्रेमचंद के फोटो में उनके जूतों पर अटक गई है। वे जूते बेढंग बंधे हुए थे, उनके छेदों की मतलब पतरियां निकल आई थी, इसलिए वे जैसे तैसे बंधे हुए थे। बाएं पैर का जूता अंगुली की दिशा से फटा हुआ था, उसमें से एक अंगुली निकली हुई दिखाई पड़ रही थी और उस बेदहाले के कारण मतलब परसाई जी की नजर उनके जूतों पर अटक गई। ये क्वेश्चन रेडी होता है। और भी क्वेश्चन रेडी होता है कि फटे जूते देखकर लेखक किस सोच में पड़ गया। तो लेखक सोचने लगा कि अगर फोटो खिंचाते समय प्रेमचंद की यह दुर्दशा है तो वास्तविक जीवन में उनका क्या हाल होगा। फिर मन में यह सोच आया कि प्रेमचंद का जीवन दोगला नहीं है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, अतः उनकी वास्तविकता और दिखावट में कोई अंतर नहीं है। और अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है, इसमें किस गुण का उल्लेख हुआ है। तो उनके जूतों के आधार पर इस गद्यांश में हम मुंशी प्रेमचंद की गरीबी और साधारण स्वभाव और सरल जीवन पर प्रकाश डाला गया है कि प्रेमचंद ने कभी भी अंदर बाहर में अंतर करना नहीं सीखा। वे जिस प्रकार का सरल जीवन जीते थे उसी प्रकार दिखाई भी देते थे। उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नजर नहीं आता है। इस पैराग्राफ से आप 3-4 जो भी क्वेश्चन मैंने अभी बताए वो बनाएंगे, उनके आंसर भी मैंने आपको साथ के साथ बताए, तो वो भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। पोशाकें बदलने के गुण से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो पोशाकें बदलने के गुण का मतलब ये होता है कि अवसर के अनुसार भिन्न भिन्न वेशभूषा धारण करना, स्वयं के अवसर के अनुसार प्रस्तुत करना। अवसरवादिता है ना, तो स्वयं को अवसर के अनुसार प्रस्तुत करना, ये गुण उनमें नहीं था। तो ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं इस गद्यांश के, आप कॉपी में लिखेंगे। एक मैं ऊपर बता चुकी हूँ। चलिए अब आगे का पैराग्राफ देखिए। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। मतलब ये सब उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर ही वह सोच रहे हैं और फिर उन्होंने अपने निबंध में लिखा है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। मतलब ये सब इमेजिन कर रहे हैं, मतलब परसाई जी उनके फोटो को देखकर ये सब बातें इमेजिन कर रहे हैं। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है। मतलब परसाई जी सब उनकी फोटो के सामने देखकर ही मतलब ये सब सोच रहे और कह रहे कि भाई फोटो अपनी धोती को नीचे करते तो
फटा जूता छिप भी सकता था, या मतलब सब उनके मतलब सब उन प्रेमचंद जी के बारे में ये सब सोच रहे हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खींचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। मतलब फोटो में प्रेमचंद जी हंस भी रहे हैं। फोटो ही खींचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खींचाते। फोटो न खींचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते और मांगे की मोटर से बारात निकालते। मतलब परसाई जी सोच रहे हैं कि अगर तुम्हें फोटो खिंचानी थी तो किसी से जूते मांग लेते। तुम्हें फटे जूते का एहसास ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि भाई जूता फट रहा है या नहीं फट रहा है। या कुल मिला के ये कि प्रेमचंद को दिखावे का शौक नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही अपने को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और फिर बता रहे हैं कि लोग तो मांग कर बारात में निकाल लेते। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगे नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। देखो इस पैराग्राफ पर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रेडी होते हैं। जैसे कौन फोटो का महत्व नहीं समझता लेखक के अनुसार। तो प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक ने प्रेमचंद का एक चित्र देखा जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ थे, किंतु उनके जूते फटे हुए थे और बेढंगे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद फोटो के महत्व को नहीं जानते, अन्यथा वो फटे जूते के साथ फोटो नहीं खिंचवाते। ये क्वेश्चन रेडी है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लोग फोटो के लिए क्या क्या करते हैं वो इन्होंने बता दिया इसमें कि लोग अपने फोटो को सुंदर बनाने के लिए उधार के कपड़े मांग के लिए आते हैं, उधार के जूते, उधार का कोट, उधार की गाड़ी, यहाँ तक कि उधार की बीवी तक मांग लाते हैं। कई लोग तो फोटो खिंचवाने के लिए इत्र लगाते हैं ताकि फोटो में उसकी महक आ जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। इस बात में कौन सा व्यंग छिपा है? गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। इस बात में, इस सेंटेंस में कौन सा व्यंग छिपा हुआ है? तो इस कहावत में यह व्यंग छिपा हुआ है कि व्यक्ति अपनी छवि सुंदर बनाकर प्रस्तुत करते हैं। वे आकर्षक वेशभूषा का प्रयोग करके अपनी गंदगी छिपाने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने अंदर अंतर मन की गंदगी को तो छिपा देते हैं और बाहरी स्ट्रक्चर को खुशबूदार और सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ये सब दिखावा ही है। और तुम किसे कहा गया है यहाँ पर? ये जो तुम शब्द का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है? तो ये प्रेमचंद के लिए हुआ है। अब आगे देखिए, टोपी 8 आने में मिल जाती। अब ये सब वो कह रहे हैं उनको, प्रेमचंद जी के लिए, कि भाई अगर नहीं थी, नहीं मांग सकते थे तो ले आते, तो टोपी 8 आने में मिल जाती। और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यहाँ पर जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। कहने का मतलब लोग चापलूसी करते हैं तो जो जिसका शासन होता है या जो शासक होता है उसके कदमों पर अपने सिर झुका लेते हैं। मतलब उसके जूतों पर अपने सिर झुका लेते हैं। कई सिर झुक जाते हैं। या विडंबना, विडंबना मतलब दुर्भाग्य, कि मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। मतलब कभी मुझे ये बात कभी नहीं अखरी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे। ये प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद क्या क्या कहलाते थे।
महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लेखक कहता है कि टोपी और जूते का क्या प्रतीकार हो सकता है। तो यहाँ टोपी का आशय है मान सम्मान या सम्मानित व्यक्ति। तो इसमें टोपी तो उनकी ठीक ठाक मतलब अच्छी है। टोपी का आशय है, इसका क्वेश्चन रेडी हो रहा है यहाँ पर। यहाँ टोपी और जूते का क्या प्रतीकार्थ हो सकता है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर टोपी का आशय मान सम्मान या सम्मानित व्यक्ति, और जूते का आशय है नीचे लोग या तुच्छ प्राणी। इस गद्यांश में इसी प्रतीकार्थक का प्रयोग हुआ है। तो आप अब इस बात से समझ जाइए कि प्रेमचंद किस प्रकार के व्यक्ति है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो रहा है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। इसमें कौन सा व्यंग स्पष्ट किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसमें प्रेमचंद की दुर्दशा पर व्यंग किया गया कि प्रेमचंद टोपी के समान देश के सम्मानित साहित्यकार थे। उनका खूब आदर सत्कार होना चाहिए था। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए थी, किंतु इस समाज में जूते की कीमत अधिक लगाई जाती है। जिनका स्थान और मान सम्मान कम होना चाहिए, उन्हें धन के कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि टोपी को जूते के सामने झुकना पड़ता है। प्रेमचंद के साथ भी यही हुआ है। वे शीर्षस्थ साहित्यकार होते हुए भी धनी संपन्न लोगों की तुलना में कम सुविधाएं जुटा सके। उन्हें गरीबी में जीवन यापन करना पड़ा। ये इसका मुख्य क्वेश्चन है, और ये अधिकतर आता भी है कि तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, जिसका आंसर मैंने अभी बोला था। थर्ड क्वेश्चन देखिए। लेखक को कौन सी विडंबना चुभी और क्यों? तो लेखक को यह विडंबना दुखी करती है कि प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार, जिन्हें उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उन्हें जाने क्या क्या कहा गया है, पहनने के लिए एक सही साबित जूता भी न जुटा पाया। उन्हें गरीबी में जीना पड़ा। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए। एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन रेडी हो रहा है यहाँ पर। ये सब क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने। इस पंक्ति में यह व्यंग है कि आज समाज में पैसे वालों का सम्मान किया जाता है। जिसके पास धन है उसी का बोलबाला है। गुणी व्यक्तियों को भी उनके सामने झुकना और गिड़गिड़ाना पड़ता है, जैसे यहाँ पर गुणी व्यक्ति प्रेमचंद है। और समाज में गुणियों का उतना सम्मान नहीं है जितना कि धन संपन्न लोगों का सम्मान किया जाता है। तो इस गद्यांश के मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस बता दिए हैं, या आप अपनी कॉपी में करेंगे। अब देखिए आगे। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती। अब ये परसाई जी अपने जूते के बारे में कह रहे हैं, पर अंगूठे के नीचे तला फट